बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं सियालकोट के इंसिडेंट की, और हमने बहुत सारे जावियों से इस एक इंसिडेंट को असेस करने की कोशिश की है। नाउ दैट वी हैव असेस्ड ऑल ऑफ दोज फैक्टर्स, हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या इकदाम लेने चाहिए टू स्टार्ट एड्रेसिंग द प्रॉब्लम। हम इसको किस तरह हल करना शुरू करें, किस तरह हम अपना बिहेवियर चेंज करना शुरू करें ताकि हम इस सिचुएशन में दोबारा कभी ना आए। मुइज, आपसे शुरू करते हैं। जी, तो मेरे ख्याल से कुछ एपिसोड्स पहले हमने ये बात की थी कि कोई भी मसले का हल निकालने के लिए पहले तो हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि कोई मसला मौजूद है। और जब हमें ये रियलाइज़ होगा तो फिर हम इस अगला सवाल करेंगे कि अच्छा क्या क्या वजूहात हैं इसके अंदर। वो फिर हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर बारी आएगी उन चीज़ों को ठीक करने की ना। तो मेरे ख्याल से अभी तो हम पहले स्टेप पे एज ए सोसाइटी खड़े हैं कि हम एज ए सोसाइटी हम सब अग्री नहीं करते शायद इसको पूरी तरह कि ये कोई मसला है हमारे अंदर, या ये जो इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं ये कोई खराबी है हमारे अंदर। तो पहले तो ये रियलाइजेशन की ज़रूरत है। जब वो एक्सेप्टेंस आ जाएगी हमारे अंदर तो फिर अगला स्टेप होगा कि हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी कि क्या क्या वजूहात हैं, और प्रॉपरली तो शायद वो और लोग बेहतर बना सकते हैं वो लिस्ट। लेकिन जिन चीज़ों की हमने बात की उनको मैं क्विकली शायद समराइज कर देता हूँ कि जैसे हमने जिक्र किया था कि पहला सवाल एज अ सोसाइटी हमें ये करना चाहिए कि भाई जो भी हम कानून बनाते हैं उसकी बुनियाद में हमें अपना ईमान या दीन को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर तो फिर हम चले बना भी लिया हमने कानून, तो फिर जो उस कानून को अपने हाथ में लेते हैं लोग, अ, उसको हमने कैसे डील करना है उसके ऊपर भी क्लैरिटी शायद उतनी मौजूद नहीं है। क्योंकि एक तरह से जो हमने पहले जिक्र किया कि भाई ये बहुत बड़ा गुनाह है इवन दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका हमने पहले फसाद फसाद फिलर्स के तौर पे उसको हमने आर्ग्यू किया कि उसके तौर पे भी इसको हम ले सकते हैं कि जो लोग कानून तोड़ना शुरू कर दें या कानून को अपने हाथ में लेना शुरू कर दें वो ऑलमोस्ट जो बड़े गुनाह हैं उसके मर्तकब हो रहे हैं। तो वो एक चीज़ है जो हमें डील करनी है। और फिर एक और चीज़ जो हमने बात की पहले वो ये थी कि इमोशनल स्टेबिलिटी हमने इंडिविजुअली कैसे सीखनी है और एज अ ग्रुप हमने कैसे सीखनी है। और जब वो सारी चीज़ें करेंगे तो फिर हम ऑटोमेटिकली ये भी सोचना शुरू करेंगे कि भाई कि हमें हमें जो ये इज्जत का मसला बन जाता है हमारा, अ, उसको हमने पॉजिटिवली कैसे उसको लेके चलना है और उसको हम गलत इस्तेमाल ना होने दें। उस चीज़ को अपनी ऑनर और अपनी प्राइड को गलत इस्तेमाल ना होने दें हम। तो मेरे ख्याल से ये वो स्टेप्स हैं जिससे हमें गुजरना पड़ेगा। और अगर हम नहीं गुजरेंगे तो उसका शायद नतीजा ये निकलेगा कि जिस तरह आप खुदकुशी कर रहे होते हैं, तो एज ए सोसाइटी हम जो है वो एक तरह की खुदकुशी के मिशन पे निकले हुए हैं कि जिसके अंदर हम एज ए सोसाइटी अपने ही आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपने ही आप को मार रहे हैं। और उसका नतीजा जो है वो कुछ पॉजिटिव निकलने का कोई चांस नज़र तो नहीं आ रहा, क्योंकि ये बाय डेफिनेशन जो सुसाइड होती है या खुदकुशी होती है वो पॉजिटिव नहीं होती। तो एज अ ग्रुप ऑन अ सोसाइटी लेवल हम खुदकुशी कर रहे हैं बेसिकली अगर हम इन चीज़ों को एड्रेस ना करें, मेरा ये ख्याल है। तो ये जो वाकया था जिसमें फैक्ट्री वर्कर्स ने अपने मैनेजर को मार दिया, इसमें इसमें कसूर किसका था, किसकी गलती थी? अगेन बहुत बड़ा सवाल है और इसके बहुत सारे जवाब मुख्तलिफ लोग दे रहे हैं। जो चीज़ मुझे मिसिंग लग रही है वो मैं जिक्र कर देता हूँ कि जो चीज़ें एटलीस्ट मैंने पढ़ी हैं या जो इंटरव्यूज़ या जो टॉक शोज थोड़े बहुत देखे हैं उसके अंदर जो चीज़ वैसे जनरली मुझे मिसिंग नज़र आई वो ये नज़र आई कि ये कोई नहीं पूछ रहा कि क्योंकि क्योंकि जो वजह निकल रही है कि ये मसला शुरू कैसे हुआ वो उसकी ये वजह निकल रही है कि वो एक पोस्टर अंदर लगा हुआ था फैक्ट्री के अंदर ना। और प्रियंता साहब ने वो पोस्टर उतार दिया था और उसके ऊपर मसला क्रिएट हुआ बेअदबी का। तो वो पोस्टर फैक्ट्री में कर क्या रहा था ये सवाल कोई इतना मुझे इम्पोर्टेंट डिस्कशंस में नजर नहीं आया। वो पोस्टर जिसने लगाया वो क्या सोच के उसने लगाया था यहाँ पे? क्या वो ये सोच के उसने लगाया था? और वो पोस्टर भी एक इवेंट, एक रिलीजियस पार्टी का इवेंट है जिसके बारे में जिसकी एडवर्टाइजमेंट थी।
तो उसने क्या सोच के फैक्ट्री में लगाया, नंबर वन, एक कॉमन जगह, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे बाकी लोग भी काम कर रहे हैं, और क्या उसकी ये सोच के उसने लगाया कि ये अब हमेशा हमेशा के लगा रहेगा, कोई इसको यहाँ से हटा नहीं सकता कभी भी। तो ये मेरे ख्याल से एक पॉसिबल स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर हम चेन ऑफ इवेंट्स देखें तो पहला कसूर या रूट कॉज जो है वो ये निकलती है कि वो पोस्टर किसने लगाया, और ये वो सवाल है जो मेरे ख्याल से ज्यादा लोग नहीं कर रहे। और आप वर्क प्लेस पे ऐसा कोई पोस्टर जिसके इन्फ्लुएंस इतना बड़ा हो आप क्यों लगाएंगे? इट्स एज रॉन्ग एज कि आप कोई पॉलिटिकल पार्टी का पोस्टर ले जाके स्कूल में लगा दें और बाकी बच्चों को इन्फ्लुएंस करना चाहें, तो ये तो गलत है, ये तो अलाउ ही नहीं होना चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक, आई थिंक इस अपने इस पूरे डिस्कशन को इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं। अगर हमारे व्यूअर्स ने हमारे पिछले एपिसोड को और दूसरे शॉर्ट क्लिप्स को नहीं देखा है तो प्लीज डू चेक देम आउट एंड गिव अस योर फीडबैक एज वेल। इमरान, आप अगर इसको कंक्लूड करेंगे तो इस पूरे टॉपिक को आप किस तरह कंक्लूड करेंगे? आई थिंक इसमें सबसे एविडेंट चीज तो ये देखने वाली है कि ये जो एविडेंट नजर आ रहा है वो ये है कि इट हैज बिकम अ डिजीज एंड इट इज अ डिजीज। जिस तरह से डेंगू और फ्लू एक डिजीज है, आई थिंक ये भी डिजीज है और उसको एज अ सोसाइटी हमें एज अ डिजीज ही ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि अगेन वो जो एक अवेयरनेस वाला प्रोसेस है ना उसमें आ जाता है कि ये इसको हम लोग किस तरह से व्यू करें। अनलेस एंड अनटिल वी डोंट व्यू इट एज डिजीज तो हम लोग इसका हल नहीं तलाश करेंगे। और हल तलाश, अगर डिजीज को आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये डिजीज है तो उसका हल यही है, अलाइनमेंट ऑफ योर इमोशंस, जो कि शुरू में हमने बात की थी कि इमोशनल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके हमने कौन सी चीज़ों को किस तरफ से चैनल करना है, ख़ास तौर पे इमोशनली। तो आई थिंक अगेन वो एग्जांपल में हमने दी भी है, वो जो रिसर्च मैंने आपको बताई थी कि हमारा बेसिकली एक पार्ट है, फितरत का अमल है ये जज्बात पे, लेकिन जज्बात को किस टाइम पे और किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, दैट वी नीड टू लर्न। वैसे अभी तक जो हमने एग्जांपल्स डिस्कस की उसमें हमने इनफरादियत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको डिस्कस किया, यू नो नेशनल एज अ सोसाइटी एज अ ग्रुप ऑफ पीपल भी हमने इस इशू को डिस्कस किया। मेरे ख्याल से तो ये एक ग्लोबल इशू है। मोइज, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, हाँ, वो थोड़ी हमने बात पहले शुरू की लेकिन ज़्यादा इस पे बात नहीं की कि हाँ, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है, और दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं जो इस मसले से डील करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हद तक वो ये कर रहे हैं कि अगेन लोगों को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल में पढ़ाया जाता है कि भाई इमोशंस क्या होते हैं और उनसे डील करने के क्या तरीके होने चाहिए, उनको कैसे चैनल किया जाए, ये चीज़ें जो है वो स्कूल की पढ़ाई का हिस्सा हैं। लेकिन ये कहना शायद सही नहीं होगा कि भाई बाकी दुनिया ने हल निकाल लिया है। वो कोशिश कर रहे हैं हल निकालने की और कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन पूरी तरह अभी हल नहीं निकला है। और ये एक एक्टिव, जिस तरह शायद वो इमरान ने कहा कि ये एक बीमारी है जो फैल रही है, तो ये उसी तरह हमें देखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि शायद ये बीमारी हमेशा के लिए कभी ख़त्म हो जाएगी। ये एक वायरस है या एक बैक्टीरिया जो कि मुसलसल इवॉल्व होता रहेगा, और हमें एक्टिवली उसको उसको एड्रेस करने की कोशिश जारी रखनी पड़ेगी। हमें मुसलसल अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि हम इंसान हैं, और हम इंसान जो हैं वो परफेक्ट नहीं है। हमारे अंदर कुछ खराबियां हैं, हमारे अंदर बायस भी है, हमारे अंदर इमोशंस भी हैं, और यही चीज़ें जो हमें इंसान बनाती हैं। तो उनको हमने पॉजिटिवली कैसे चैनल करना है और नेगेटिव बिहेवियर को कैसे रोकना है, ये एक ऑनगोइंग सारी दुनिया में चीज़ चल रही है। लेकिन खाली मिसाल देने के लिए बहुत अच्छी, शायद एक बड़ी एग्जांपल अमेरिका की ये मौजूद है कि भाई वो वैसे जनरली अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री भी कहलाते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो ज़्यादा रूल ऑफ लॉ वहाँ मौजूद है बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ के मुकाबले में। लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन हारा तो वहाँ पे हमने वही मॉब बिहेवियर और मॉब मेंटालिटी हमें नज़र आई कि वो सारे के सारे जो है वो चढ़ दौड़े वॉशिंगटन डीसी में, और उन्होंने जाके वो दरवाजे खिड़कियां सब तोड़ी, और ना सिर्फ तोड़ फोड़ मचाई बल्कि जानी नुकसान भी हुआ वहां पे। तो एग्जैक्टली अगर उसको हम एज अ
मैकेनिज्म स्टडी करें ना, तो एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म वहाँ भी फॉलो हो रहा है। वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हमें नजर आ रहा है, लेकिन बीमारी वही है, जरासीम वही है। आई थिंक इस पूरे इंसिडेंट की, ये जो वॉशिंगटन डीसी वाला इंसिडेंट था, उसकी सबसे अच्छी जो बात मुझे लगती है ना, वो ये कि ठीक है उन्होंने एक गलत काम किया, मगर रूल ऑफ लॉ वहां पर फिर भी है। लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, उन्होंने कानून को तोड़ा, लेकिन कानून ने आकर उनको पकड़ लिया। अब उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको सजा न मिली हो। दे वर प्रोसिक्यूटेड और उनको सजा मिली है, विच इज द बेस्ट थिंग। दैट शोज कि यार लॉ प्रिवेल्स, लॉ को आप अपने हाथ में नहीं ले सकते, और जिस दिन आप लेंगे आपको सजा मिलेगी। अब देखना ये कि ये जो सियालकोट में हुआ है और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, उनको कब इसके ऊपर प्रोसिक्यूशन होती है और कब इसको सजा मिलती है। I would be really keen to know that. बिल्कुल, एंड जस्ट बिल्डिंग ऑन योर पॉइंट, इंडिया में ये एग्जैक्टली उतना ही बड़ा प्रॉब्लम है जितना पाकिस्तान में है। और बस वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वही चीज़ नज़र आएगी। वो हिंदुओं की एक्सट्रीमिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये लिंचिंग भी नज़र आएगी। और वहाँ भी एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है कि भाई कि ये मॉब मेंटालिटी जो होती है उसके अंदर, जिस तरह हमने पहले एपिसोड्स में डिस्कस किया कि उसके अंदर वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डिवाइड हो जाती है। तो अब उसको लॉ कैसे ट्रीट करेगा उसको ना। तो इंडिया की एक स्टेट है झारखंड, उन्होंने रिसेंटली एक लॉ पास किया है जिसके अंदर खास तौर पे उन्होंने मॉब वायलेंस को एक पनिशेबल क्राइम डिक्लेयर कर दिया है। तो जो कि एक पॉजिटिव स्टेप है, अ स्मॉल स्टेप, लेकिन डेफिनेटली अ पॉजिटिव स्टेप, एंड होपफुली more states in India can also do the same and other countries can also do the same, कि वो मॉब वायलेंस को एज अ क्राइम स्पेसिफाई कर दें और वो उसकी सजा भी प्रिस्क्राइब कर दें। तो फिर आपको आसानी हो जाएगी लोगों को सजा देने के लिए भी, अगर वो गलत काम कोई इस तरह का मॉब वायलेंस का जो प्रॉब्लम है जो क्रिएट होता है। ठीक, आई थिंक हमने बहुत सारे एस्पेक्ट से इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। वैसे भी हमारा टाइम अब खत्म हो रहा है। मेरे ख्याल से अगर मैं सिर्फ कुछ पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आफ्टर ऑल ऑफ दिस डिटेल डिस्कशन, अगर हम उनको ही याद कर लें और फॉलो करने की कोशिश करें, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, तो आई थिंक हम काफी प्रोग्रेस कर सकते हैं एक अच्छी डायरेक्शन में। पहली चीज तो ये कि हमें सेंसिटिव टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए, खुले दिल से बात करनी चाहिए, खुले दिमाग से बात करनी चाहिए। दूसरे की बात समझने की भी आप कोशिश करें, अपनी बात भी समझाने की कोशिश करें, डायरेक्ट वर्डिक्ट ना दें। दूसरे, जब आप सेंसिटिव टॉपिक्स पे बात करें तो इमोशंस को और ऑनर्स को एक तरफ साइड में रख के लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। आपको पता ही है कि हमारे इमोशंस ट्रिगर होते हैं, तो जब आप एक्नॉलेज कर रहे हैं तो फिर उसको कंट्रोल भी करने की कोशिश करें ना। एक लॉजिकल वे में बात करेंगे तो शायद एक अच्छी डायरेक्शन में डिस्कशन भी हो पाएगा और कुछ उसका कंस्ट्रक्टिव आउटकम भी निकल पाएगा। दूसरी चीज ये कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो शायद हमने थोड़ा बहुत पहले डिस्कस भी किया है, हमें अपने रोल मॉडल चेंज करने की जरूरत है। हमारे जो रोल मॉडल्स जो हमें टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाए जाते हैं या जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, वो सारे बहुत ही इमोशनल रोल मॉडल्स हैं। या तो उन्होंने तलवारें उठाई हुई होती हैं, या उन्होंने झंडे गाड़े हुए होते हैं, या फिर वो नारे लगा रहे होते हैं। क्यों हमारा रोल मॉडल कोई एक साइंटिस्ट या कोई एक रिसर्चर क्यों नहीं हो सकता जो कि एक लॉजिकल वे में फैक्ट्स के साथ बात करता है, जिसके पास ये हिम्मत भी होती है कि वो जो चीज उसके बिलीफ के खिलाफ है उस पर भी बात कर सकता है। तो आई थिंक ये चीज हमें एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी कोशिश करने की जरूरत है कि हम अपने रोल मॉडल्स चेंज करें, रादर देन कि उन रोल मॉडल्स को फॉलो करें जो कि हमें हमेशा इमोशनली ट्रिगर करते हैं। हम उनको भी फॉलो करें जो कि हमें लॉजिकल वे में बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इकबाल की ही एग्जांपल ले लें, इकबाल ने हर तरह की शायरी की, उन्होंने इमोशनल शायरी भी की, उन्होंने बहुत फलसफियाना बातें भी की। हमने उनकी सारी फलसफियाना बातों को छोड़ दिया है, हमने सिर्फ उनके इमोशनल एस्पेक्ट को पकड़ लिया और उसी को हम प्रमोट करते रहते हैं। क्यों? ये मेरे ख्याल से हमारा बायस है जिसको हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। दूसरी चीज, एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी, हमें चाहिए कि हम लॉ को फॉलो करें, लॉ को प्रिवेल होना चाहिए, और लोगों को लॉ का इतना खौफ होना चाहिए कि अगर वो अपने हाथ में लेंगे तो उनको सजा मिलेगी, रादर देन कि हम वर्क अराउंड करके उससे सजा से बरी हो जाएंगे। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। सोसाइटी को लॉ बनाए ही इसलिए जाते हैं कि सोसाइटी और लोग उसको फॉलो करें। जहाँ पे सोसाइटी में लॉ फॉलो नहीं होता,
वहाँ पे ऑब्वियसली फिर इसी तरह के इंसिडेंट्स होते हैं और लोग फिर बड़े फख्र से बताते हैं कि हाँ मैंने बड़ा गलत काम किया, लेकिन मैं इस पे मुझे बड़ा फख्र भी है। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। एक और चीज, हमें एज ए नेशन ट्रस्टवर्दी कल्चर बिल्ड करने की जरूरत है। हम खुद भी सच बोलें, हम सामने वाले को भी सच बोलने की समझें कि वो सच बोल रहा है। अगर हम सब आपस में एक दूसरे से सच बोलेंगे, हम एक ट्रस्टवर्दी माहौल क्रिएट करेंगे। आई थिंक प्रीवियसली हमने ये डिस्कस किया है कि जहाँ पे झूठ का बोलबाला होता है या जहाँ पे सोसाइटी में लॉ फॉलो नहीं होता या लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, वहां पे ऑनर का कल्चर बहुत ज्यादा। आई थिंक हमने अपनी छोटी सी कोशिश की कि हम इस एक हसास टॉपिक पर एक कंस्ट्रक्टिव वे में बात करें और इसका कुछ आउटपुट निकाल सकें, कुछ आउटकम निकाल सकें। हमारी कोशिश होगी कि हम और भी इस तरह के टॉपिक्स पे बात करें। फीडबैक हमें ज़रूर दें। हमारे और भी एपिसोड्स हैं, आप ज़रूर चेकआउट करें और हमें फीडबैक दें। दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर अस। आई थिंक एक जो वाहिद आखिरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कि सवाल करें। सवाल करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सवाल नहीं करेंगे, हम मुद्दे के एंड तक नहीं पहुंच सकेंगे। इस पे मुझे गालिब का एक शेर याद आ रहा है, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अगर हम सवाल ही नहीं करेंगे तो हमें जवाब की तलब कैसे होगी? वाह वाह वाह, थैंक यू। आई थिंक हम यहाँ पे अपने एपिसोड को खत्म करते हैं। मोइज़िन इमरान, थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू एज वेल। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज़।